नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी चाइना के बारे में। दरअसल कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि अब शायद तक चाइना के अंदर मंदी आना शुरू हो चुकी है और इस मंदी की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर कई सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कई बड़ी नेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वो कई सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर सकती है और एक बहुत बड़ा जॉब रिसेशन हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर से एआई का प्रकोप भी कई सारे जो जॉब सीकर्स हैं उनके ऊपर मंडराता जा रहा है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चाइना की ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, उसके क्राइसिस के बारे में, किस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, वो तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के कुछ खास हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। वहीं बात करते हैं आज की पहली हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है यूपी से। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई और इसी बीच 6 लोगों की जान चली गई। झड़प के दौरान फायरिंग हुई और धारदार हथियारों से हमला भी किया गया। कुछ लोग घायल हुए। घटना के तुरंत बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी, डीएम समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अंदर अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं कई सारी रिपोर्ट्स की माने तो घटना देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की है। यहाँ रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे और पूरे जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के बीच काफी दिनों से एक जमीन को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। आए दिन उनके बीच में लड़ाई भी होती थी। खबर है कि 1 अक्टूबर की सुबह प्रेम यादव का डेड बॉडी मिली थी। उनके धारदार हथियारों से हत्या की गई थी। हत्या किसने की इस बात की जानकारी नहीं है। प्रेम यादव के आक्रोशित परिजनों ने शक के आधार पर सुबह 7:30 बजे आसपास सत्यप्रकाश के दुबे के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। इस दौरान परिवार के 5 सदस्यों को गोली मार दी। उसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मरने वालों में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, बेटी सलोनी, नंदनी और बेटा गांधी शामिल था। परिवार में अब सिर्फ 8 साल का एक बेटा बचा है। हमलावरों ने उसे भी बुरी तरीके से मारा था। उसका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है और इन 5 की हत्या के धारदार प्रयोग की जानकारी अब भी सामने आ रही है। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है दिल्ली से। दरअसल दिल्ली की स्पेशल पुलिस सेल ने इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकवादी शाहनवाज उर्फ शेफी उज़्ज़मा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 और संदिग्ध आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। शाहनवाज राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के मास्टरमाइंड, उसके अंदर मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। इसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। वो पुणे के आईएसआई केस में वांटेड था। वहीं बात करेंगे इंडिया टुडे से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक शाहनवाज पेशे से इंजीनियर था। वो पुणे की पुलिस कस्टडी से फरार होकर दिल्ली रह रहा था। शाहनवाज से पूछताछ मिली जानकारी पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और भी कई जगह रेड डाली। स्पेशल सेल्स ने 3 से 4 लोगों को और हिरासत में लिया है। दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात होने की प्लानिंग का खुलासा भी किया है। साथ ही आईएसआई की आतंकी मॉडल के बारे में भी पता चल गया है। वहीं बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। दरअसल एमपी के अशोकनगर में एक महिला के साथ में गैंगरेप और बुरी तरीके से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का इलाज कराने डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी आरोपी उसे जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए और अगली सुबह महिला गंभीर रूप से घायल हालत में मिली। एक खेत में मिली उसकी पूरी बॉडी मिली थी, जिसमें उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और डॉक्टर ने बताया कि महिला के प्राइवेट पार्ट पर जगह जगह पर चोटें आई है। दैनिक भास्कर के साथ बातचीत में पीड़िता ने बताया कि वो इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी, जब चौराहे पर 4 लोगों ने उसे किडनैप किया। खबर है कि चारों उसी गांव के लोग थे, जिसमें मन्ना लोधी, शैलेंद्र लोधी, देवेंद्र लोधी और एक अज्ञात शख्स जो कि गाड़ी चला रहा था। पुलिस को प्राथमिक जांच से यह पता चला है कि घटना में शामिल आरोपी और महिला के पति की पुरानी रंजिश थी, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का पति बादाम लोधी नाम के एक शख्स के मर्डर के केस में आरोपी है। इस गैंगरेप का आरोपी उस केस के गवाह है और बाकी 2 आरोपी मृतक लोधी परिवार के परिजन हैं। वहीं बात करेंगे आज की आखिरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है बिहार से। दरअसल बिहार के अंदर अभी जो जातीय जनगणना थी वो पूरी हो चुकी है। अब उसका डेटा सामने आया है। अब उस डेटा में क्या है जरा वो भी जान लीजिए। इसके अंदर हिंदू तकरीबन 81.99%, जिनकी आबादी 10 करोड़ 71 लाख के आसपास है। दूसरे धर्म पर इस्लाम है जो 17.70% के आसपास है, जिसमें 2 करोड़ 31 लाख है। ईसाई है 0.05% है। सिख 0.011%, बौद्ध 0.51%, जैन हो गए इसमें 0.0096%, अन्य धर्म के लोग 0.1274% और कोई धर्म मतलब जो एथिस्टिक लोग हैं जो धर्म नहीं मानते वो आसपास होंगे 0.0016% के आसपास। मतलब टोटल मिलाकर उनकी आबादी 2146 के आसपास है। इसी कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग
जिसे माना जाता है उसकी आबादी तकरीबन 27.12% के आसपास है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनकी आबादी तकरीबन 36% के आसपास है। अनुसूचित जनजाति में 19.65%, अनुसूचित जनजाति के अंदर 1.6% और अनारक्षित के अंदर 15.52% के आसपास इनकी जनसंख्या है। वही पूरी टोटल आबादी की बात करें तो तकरीबन 13 करोड़ के आसपास है। जातीय जनगणना कंप्लीट होने के बाद अब बिहार में जो भी इलेक्शन होने वाले उसके अंदर ये जो आरजेडी की जो पार्टी है या फिर जो भी सरकारें हैं वो इसका पूरी तरीके से लाभ ही उठाने वाली है। अगर इलेक्शन से पहले जातीय जनगणना हो जाए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ की सरकार ने पिछले साल तक कोई भी काम नहीं किया है। जाति के आधार पर फिर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, उनको पता चल जाता है किस एरिया के अंदर कौन सी जाति वाले लोग ज़्यादा हैं, उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा किया जाता है और उसमें विन विन सिचुएशन होती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी जनगणना होना शुरू हो चुकी है, जिसकी मदद से इलेक्शन करवाए जाएंगे। वैसे तो इलेक्शन वहाँ पे कुछ हो व ना हो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गई आज की हेडलाइंस। अब बात करते हैं आज की खास खबर के बारे में। दरअसल चाइना के साथ में कई सारी या चाइना के खिलाफ मान लीजिए कई सारी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है। फिनटेक रेटिंग एक अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है जो कि कई सारे देशों को क्रेडिट रेटिंग दिया करती है। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने ये कहा है कि 2024 के अंदर चाइना की वजह से पूरी जो वर्ल्ड ग्रोथ है, हर एक देश की जो इकोनॉमी है उन सारे देशों की इकोनॉमी को मिलाकर ग्लोबल ग्रोथ या फिर वर्ल्ड ग्रोथ बोल सकते हैं, उसके ऊपर संभावना है कि असर पड़ सकता है, वो धीमी हो सकती है। और उसकी वजह से उन्होंने अपने आंकड़ों के अंदर भी फेरबदल किए। मॉर्गन स्टैनली या फिर मूडीज किसी की भी रेटिंग उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की भी रेटिंग अगर आप उठा के देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है। वही बात करेंगे चाइना के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से ये सारी रेटिंग्स निकलकर सामने आई है। अब वो प्रॉब्लम्स कौन सी है वो भी जान लीजिए। दरअसल जो चाइना की इकोनॉमी है वो लगातार धीरे ग्रोथ होती जा रही है। उसके अंदर अब मान के चलिए 3 से 4% के आसपास ही ग्रोथ होगी और उसके अंदर भी डाउन जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी थी मार्केट जो कि प्रॉपर्टीज़ का काम किया करती थी, एवरग्रैंड, उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। उसने अपना 90% जो वर्थ है वो खो दी है। $330 बिलियन का उसके ऊपर कर्ज है। वहीं आगे बात करेंगे तो बेरोजगारी की दर भी चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। जुलाई के अंदर रिपोर्ट है कि उसकी तकरीबन 21% जो आबादी है, जो उनका यूथ है, उसकी आबादी का 21% बेरोजगार है, जिसकी वजह से चाइना की खुद की परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा लो है और इसका असर चाइना के इकोनॉमिक पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ में ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ने वाला है। वहीं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कई सारे देशों के अंदर भी रिसेशन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो चुकी है। चाइना के साथ एक और प्रॉब्लम है वन चाइल्ड पॉलिसी। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो 2014 में हट गई थी तो फिर वन चाइल्ड पॉलिसी कैसे। तो दरअसल उनकी जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो 1% से भी डाउन हो चुकी है। अभी के टाइम पर वो 0.98% के आसपास है। इसका मतलब है कि चाइना की जो आबादी है वो 2070 तक जो भी है उसकी आधी हो जाएगी और उसके अंदर भी तकरीबन ज़्यादातर लोग जो होंगे वो बूढ़े ही होंगे। अभी की बात करें तो उनकी एवरेज एज 38 ईयर के आसपास है, मतलब एक नॉर्मल आदमी की एज है वो 38 साल के आसपास है। इसी की वजह से एक ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है रोनाल्ड रेंजेस, उन्होंने एक बयान दिया है अपना, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अफ्रीका कई ऐसे देश जो कि चाइना को अपनी भारी मात्रा में कई सारा माल एक्सपोर्ट करते हैं, अगर चाइना की हालत खराब होती है तो इन देशों की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि बात कहीं ना कहीं सही है। और इन्हीं देशों के ऊपर चाइना का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। और लास्ट में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका BRI प्रोजेक्ट। चाइना का BRI प्रोजेक्ट उनकी खुद की समस्या बनती जा रही है। $1 ट्रिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है इसके अंदर और इसका 10 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया है। ज़्यादा इनकी कमाई भी नहीं हो रही, ट्रेड ज़रूर हो रहा है $2 ट्रिलियन का हर साल। अब उसके अंदर इनकी खुद की कितनी कमाई है उसका कोई भी आंकड़ा सामने नहीं है। वही एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करेंगे तो वो है अमेरिका। दरअसल अमेरिका ने चाइना के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से चाइना जो माल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उसके अंदर 25% की गिरावट आई है। चाइना की खुद की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है जो ओवरऑल है उसके अंदर भी तकरीबन 15% का डाउन देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जैसा कि आपको पता है चाइना इस पूरी दुनिया का तकरीबन 25% के आसपास गुड्स है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिससे कई सारे देशों को फायदा होता है और सबसे ज़्यादा चाइना को ही फायदा होता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि चाइना की वजह से पूरे विश्व के अंदर मंदी आ सकती है, तो इसका जवाब है हाँ, आ भी सकती है, क्योंकि एप्पल हो गया, बर्बरिक हो गया, फोक्सवैगन हो गया, कई सारी ऐसी अमेरिकन कंपनीज जैसे टेस्ला हो गई, वो हेवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। अब ये धीरे धीरे करके शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अगर चाइना के अंदर मंदी आती है तो कई सारे देशों की हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। सबसे ज़्यादा हालत खराब होगी केमिकल इंडस्ट्री की, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो दवाइयाँ बनती है उनका सबसे ज़्यादा केमिकल चाइना से ही इंडिया में आता है और इंडिया पूरी दुनिया का 40% के आसपास मेडिसिन बनाती है। अब यही प्रॉब्लम हो सकती है, इनके चांसेस है। लेकिन एक कहावत है,
जो वर्ल्ड ऑर्डर है जो भी चाइना के पक्ष में, वो चेंज हो सकता है। चेंज होने के साथ में एक कहावत बड़ी चलती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर के शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए काम चलता रहेगा। आज चाइना नहीं तो चाइना की जगह पर कोई और देश इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। एक समय आएगा, ग्लोबल रीसेट होने में टाइम लगता है, और उसके बाद की सिचुएशन जो होगी वो तो हम सब मिलकर ही फेस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।